पूरी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। लेकिन क्या होता है जब सिस्टम के अंदर कोई एक बैंक या संस्था नियमों को तोड़ती है या किसी आम ग्राहक को परेशान करती है? हाँ, यहीं पर आरबीआई का मास्टर कंट्रोलर वाला रूप एक सख्त रेफरी में बदल जाता है। बिल्कुल। और यहाँ हाल के सालों में सबसे बड़ा सुधार है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। ये सुनने में भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। एक देश, एक लोकपाल। हाँ, पहले बैंकिंग के लिए अलग, डिजिटल पेमेंट के लिए अलग और एनबीएफसीज के लिए अलग शिकायत केंद्र थे। अब सबको एक ही छत के नीचे ला दिया गया है। ये तो बहुत बड़ी राहत है। मुझे याद है एक बार मेरे एक दोस्त के उसके अकाउंट से गलत पैसे कट गए थे और उसे महीनों तक समझ ही नहीं आया कि शिकायत कहाँ और कैसे करें। ये आम समस्या है। कभी बैंक कहता था कि ये हमारी नहीं, पेमेंट गेटवे की गलती है, कभी कोई और बहाना। तो एक ही दरवाजा होना बहुत बड़ी बात है। यही इसका मकसद है। आप देश के किसी भी कोने में हो, किसी भी बैंक, एनबीएफसी या पेमेंट ऐप से जुड़ी समस्या हो, शिकायत करने की जगह अब एक ही है। ये जुरिस्डिक्शन न्यूट्रल है। रेगुलेशन की दुनिया में एक और बड़ा कदम है एनएफबीसीज के लिए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी एसआरओ का ढांचा बनाना। हाँ, आरबीआई ने एफआईडीसी यानी फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल को ये जिम्मेदारी दी है। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है, क्या ये बिल्ली को ही दूध की रखवाली सौंपने जैसा नहीं है? मतलब जब इंडस्ट्री खुद को ही रेगुलेट करेगी तो क्या वो अपने सदस्यों की गलतियों पर पर्दा नहीं डालेगी? ये एक जायज चिंता है और इसीलिए आरबीआई ने बहुत साफ किया है कि एसआरओ का मतलब आरबीआई का कंट्रोल खत्म होना नहीं है। आरबीआई की निगरानी बनी रहेगी। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि आरबीआई अब हर छोटी मोटी शिकायत में दखल देने की बजाय पॉलिसी लेवल पर ध्यान देगा और एसआरओ की जिम्मेदारी होगी कि वो इंडस्ट्री के अंदर एक आचार संहिता, एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाए और उसे लागू करवाए। हाँ, और छोटे मोटे विवादों को आपस में ही सुलझाएं। ये एक तरह से जिम्मेदारी का विकेंद्रीकरण है जिससे सिस्टम ज्यादा तेजी से काम कर सकता है। चलिए अब इस कानून की बात करते हैं जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े लोन डिफॉल्टर्स की नींद उड़ जाती है। सार-फैसी एक्ट 2002। ये कानून बैंकों के लिए एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट से निपटने में एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। एनपीए मतलब वो लोन जिनकी किश्तें 90 दिनों से ज्यादा से नहीं चुकाई गई हों। हाँ, यानी वो पैसा जो डूबने की कगार पर है। इस कानून से पहले बैंकों को अपना पैसा वापस लेने के लिए सालों तक अदालतों के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन सार-फैसी एक्ट बैंकों को ये शक्ति देता है कि वो बिना कोर्ट गए, बिना कोर्ट के हस्तक्षेप के कर्ज ना चुकाने वाले की गिरवी रखी संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर नीलाम कर सकते हैं और अपना पैसा वसूल सकते हैं। इसमें सिर्फ खेती की जमीन को छूट दी गई है, राइट? हाँ, कृषि भूमि को छोड़कर। और ये विषय एनपीए और बैंकिंग सुधार जीएस पेपर 3 मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी कानून से जुड़ी हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज यानी एआरसीज, जिन्हें आप फाइनेंशियल कबाड़ी वाला कह सकते हैं। हाँ, ये नाम काफी हद तक सही है। एआरसीज का काम ही यही है, वो बैंकों के पास जाकर उनके बैड लोन्स यानी एनपीएस को एक डिस्काउंट पर खरीद लेती हैं। मान लीजिए एक बैंक का 100 करोड़ का लोन फंसा हुआ है, तो एआरसी कहेगी ये 100 करोड़ आप हमसे 60 करोड़ में ले लीजिए और इस लोन को भूल जाइए। एग्जैक्टली। इससे बैंक की बैलेंस शीट तुरंत साफ हो जाती है और उसे फंसा हुआ कुछ पैसा भी वापस मिल जाता है। अब वो 100 करोड़ वसूलने का सिरदर्द एआरसी का होता है। तो अब तक हमने देखा कि आरबीआई कैसे पैसे को कंट्रोल करता है और कैसे सिस्टम को साफ सुथरा रखता है। अब आखिरी में बात करते हैं बैंकिंग के ढांचे में हो रहे कुछ बड़े बदलाव।